ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो हमने अभी एक्सप्रेशंस पढ़े कि एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म्ड हुए थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, कि व्हाट इज इक्वेशन। हमने अभी लास्ट में देखा था जब हमने मैथस्टिक का एग्जांपल लिया था कि हमारा एक एल बनाने के लिए, एक एल शेप बनाने के लिए दो मैचस्टिक यूज हो रही थी, ठीक है ना। और दो एल बनाने के लिए हमारे पास 4 मैचस्टिक यूज हो रही थी, 3L बनाने के लिए हमारे पास 6 मैचस्टिक्स यूज हो रही थी। तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला था वहां से 2n, जिसके अंदर जो n था वो तो हमें बता रहा था कि n इज द नंबर ऑफ L फॉर्म्ड, और जो 2n था जो ये कंप्लीट था ये हमें बता रहा था कि हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिए। ठीक है, ये जो थी। अब वो कह रहा है कि मान लो मेरे पास 10 मैच स्टिक है, मेरे पास 10 मैच स्टिक्स हैं, सॉरी मैच स्टिक्स, ठीक है। तो ये बताओ इससे कितने नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड होंगे, ये चीज पूछ रहा है। अब हमें पता है कि हमारी कितनी मैच स्टिक निकल रही थी, वो तो हमें 2n बता रहा था। तो क्यों ना मैं इस 2n को 10 के इक्वल पुट कर दूं, ये चीज है ना। भाई n क्या है यहाँ पर, हमारा नंबर ऑफ एल कितने फॉर्म्ड हुए थे, लेकिन 2n क्या बता रहा था हमें यहाँ पे, ये चीज तो है कि 2n बता रहा था कि मैच स्टिक्स कितनी निकल के आएंगे, और यहाँ पे भी हमें मैच स्टिक दे रखी है। और यहाँ से हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एल्स कितने फॉर्म्ड होंगे, तो मैं 2n को 10 के इक्वल रख दूं। तो यहाँ से हमें अपनी मैस्टिक पता सॉरी नंबर ऑफ एल्स पता चल जाएंगे, क्योंकि एन हमारा वही बता रहा है, नंबर ऑफ एल्स कितने फॉर्म्ड हुए हैं। तो ये जो एक कंडीशन निकल के आई है, ये कंडीशन ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये जो है मैं लिख देती हूँ एक बार, दिस कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म को हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जो ये कंडीशन निकल के आई है ये एक इक्वेशन का एग्जांपल है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें एन की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। कैसे सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि हमें एन की वो वैल्यू लेनी है जिसके अंदर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 10 ही आ जाए, ठीक है। तो वो जो वैल्यू निकल जाएगी उससे हमारी जो हमारी कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी। वो सेटिस्फाई कैसे होगी अब हम देखते हैं। मान लो मैं एक टेबल बनाती हूँ, ठीक है, टेबल बनाती हूँ एन 2n, और अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, देख लेते हैं। कंडीशन सेटिस्फाइड, यस और नो, ये चीज लेके चलेंगे। सबसे पहले हम n की वैल्यू रख लेते हैं 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखने पे 2n कितना हुआ 2, ये 10 के इक्वल है, ये 10 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगली हम वैल्यू लेते हैं 2, 2 इंटू 2, भाई n के अंदर 2 ही तो रखा 4, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 10 के इक्वल है नहीं। अगला मैन रख लेते हैं 3, 2 इंटू 3 6, 6 से मल्टीप्लाई वो 6 10 के इक्वल है नहीं है तो नो। अगले वैल्यू रख लेते हैं 4, 2 इंटू 4, लो 2 इंटू 1 कर देते हैं तो कंफ्यूजन, ठीक है। तो भाई ये कितना आया 8, 8 इक्वल है 10 के नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब अगली वैल्यू है n इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 10 और 10 आ गया तो यहाँ पे यस। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जब हमारे पास n की वैल्यू 5 होगी तभी हमारे पास 2n इज इक्वल्स टू 10 निकल कर आए, ठीक है। और इस n की वैल्यू 5 से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे कितने नंबर ऑफ एल्स फॉर्म होंगे, 5 नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड होंगे अगर हमारे पास 10 मैस्टिक हमें गिवन। और हम देखें तो इसके 5 के अलावा और भी कोई वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। इससे इक्वेशन कब सेटिस्फाई हुई, जब हमने n को 5 के इक्वल रखा, और जैसे 5 के इक्वल रखा 10 इक्वल टू 10 आ गया, जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ये चीज है। अब हम एक और एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने एक उसका राजू और बल्लू का एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर जो बल्लू था वो राजू से 3 साल छोटा था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने जो राजू की एज थी वो क्या थी, वो थी हमने एक्स मान ली थी,
जिससे कि हमारी बल्लू की एज क्या निकली, x-3। ठीक है, ये चीज निकली थी। अब मान लो x-3 ईयर्स निकली थी, यस। ठीक है, अब मान लो वो कहता है कि हमारे जो बल्लू की एज है, कि वो उसने कहा कि हमारे पास जो बल्लू की एज है, उसने ऑलरेडी बोल दी 11 है। तो बताओ राजू की एज कितनी है। ठीक है, वो बोल रहा है कि हमारे पास बल्लू की एज तो हमें 11 दी हुई है, राजू की एज बताओ। हमें पता है कि हमने जब राजू की एज और बल्लू की एज ले रहे थे, अगर राजू, हमने ऐसा बोला था कि भी राजू की एज जो एज है वो x है, और बल्लू की एज क्या बैठेगी, x-3। यानी कि अगर राजू की एज 12 है तो बल्लू की कितनी थी, 12 - 3 9। अगर राजू की एज 14 है तो बल्लू की 14 नहीं, 13 लेंगे, 13 है तो बल्लू की एज कितनी थी, 10। लेकिन अब वो हमें बल्लू की एज निकाल के दे रहा था, x-3, बेसिकली हम ये कहें। लेकिन अब उसने क्या है कि हमें डायरेक्ट दे दी कि बल्लू की एज क्या है। तो मैं x-3 इज इक्वल टू 11 लिख दूं, क्योंकि हमें x-3 जो है वो मैं बल्लू की एज दे रहा था, जो कि हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन हो गई। तो अब ये कंडीशन निकल के आ गई। तो ये कंडीशन क्या है, ये इक्वेशन ही है। ठीक है, अब हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि x की वो वैल्यू को जिसके अंदर से हम 3 माइनस कर दें हमारे पास 11 आ जाए, तो वो जो आंसर आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। मेन बेसिकली यही है। तो फिर एक टेबल बना लेते हैं। मान लो ये हो गया x, ये हो गया x-3। अब चलते चले जाओ। x क्या है हमारी, राजू की एज। x-3 क्या है हमारी, बल्लू की एज। ये तो है। चलो देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। मैंने उसकी राजू की एज ली x, तो 1 - 3 तो -2 है, तो माइनस में चला गया। तो मैं 2 ले, 2 - 3 -1 हो गया। 3 ले, 3 - 3 0 हो गया। 4 ले, 4 - 3 1 हो गया। 5 ले, 5 - 3 2 हो गया। 6 ले, 6 - 3 3 हो गया। 7 ले, 7 - 3 4 हो गया। 8 ले, 8 - 3 5 हो गया। 9 ले, 9 - 3 6 हो गया। 10 ले, 10 - 3 7 हो गया। 11 ले, 11 - 3 8 हो गया। 12 ले, 12 - 3 9 हो गया। 13 ले, 13 - 3 10 हो गया। उसके बाद हम ले 14, 14 - 3 11 हो गया। तो ये रहा आंसर। बताओ इतने नंबर कि अगर हम x की वैल्यू अगर हम 14 रखते हैं तो 14 - 3 जो है वो 11। तो ये किस चीज पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है ओनली x-3 इज इक्वल टू 11। तभी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन जब x जो है वो 14 के इक्वल होगा। ठीक है, ये रहा। जब वो x जो है वो 14 के इक्वल होगा। तो ये था हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। अब देखते हैं आगे क्या है। तो बेसिकली इक्वेशन है क्या, इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन मीन्स इक्वेट कर देना। ठीक है, इक्वेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, इक्वेट कर देना, जिसके अंदर जैसे मान लो अभी हमने लिया था x-3 को हमने 11 के इक्वेट पुट कर दिया, 11 के इक्वल मान लिया, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है। यही तो किया था हमने हमने x की वो वैल्यू ली थी जिसके बाद हमारा इक्वल्स टू 11 आ जाए। तो 14 आया था, 14 - 3 करने के बाद 11 आ गया। तो इक्वेशन वही चीज होती है जिसके अंदर हम अपने एक्सप्रेशन को किसी के इक्वेट यानी कि किसी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने अपने एक्सप्रेशन x-3 को 11 के इक्वल पुट कर दिया, या फिर ये बोल सकते हैं हमने 2n को किसके इक्वल पुट किया था, 10। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन कंडीशन चाहिए होती है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है उसी एक्सप्रेशन को हम अपना इक्वेशन बोल देते हैं। अब एक चीज आती है कि इक्वेशन मान लो वेरिएबल ना हो, सिर्फ मेरे पास ये हो जाए कि 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो इक्वल है, 5 - 3 भी तो 2 होता है, तो ये भी एक इक्वेशन ही है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसको हम न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन और जैसे मान लो 11 - 3 इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसको भी हम इक्वेशन बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन। लेकिन जहां पर हमारा अल्फा सॉरी
वेरिएबल यूज हो जाए उसको हम बोल देंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। लेकिन इसमें सबसे कंडीशन क्या है कि इक्वल होना चाहिए साइन। अगर मान लो मेरे पास ये गिवन होता 2n ग्रेटर देन 10 या 2n लेस देन 10 या फिर x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 10, x माइनस थ्री इज लेस देन 10, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं है। ये जो चीज है वो हमारी इक्वेशन नहीं है, इसको हम स्टेटमेंट बोल देंगे कि ये जो चीज है वो हमारी क्या है। ये सारी जो है, जो लेस देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन है, ये सारी हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी इक्वेशंस नहीं है। इक्वेशंस वही होती है जहाँ पे इक्वल का साइन गिवन हो, और जहाँ इक्वल का साइन भी गिवन नहीं है और जहां पर ये ग्रेटर देन लेस देन भी नहीं है, उसको हम सिंपल बोल देते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब इक्वल में आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन। लेकिन जब अगर ग्रेटर देन लेस देन आ जाए तो इसको हम बोल देते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे। ओके, अब इनसे ना कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और उससे हमसे पूछा है कि बताओ कि इनमें से कौन है जो इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है बेसिकली, और उसके अंदर क्या वेरिएबल यूज हुआ है, और कौन है जो कि इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको देखें तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो कैसी इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, और कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल x। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ, तो ये कोई अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है न्यूमेरिकल इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा था ना कि इनकी न्यूमेरिकल इक्वेशन बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है लेकिन वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है ये हमारी। और कैसे स्टेटमेंट है, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल्स टू है। ठीक है, इक्वल्स टू है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, बी। अब अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हमारे पास वेरिएबल है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारी एक स्टेटमेंट है। तो हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे कि x माइनस थ्री इक्वल्स टू 11 इक्वल टू में है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आ रहा। 5 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन है, कैसी है, न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये हमारी न्यूमेरिकल इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन है बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। अब मान लो मेरे पास 5 इज ग्रेटर देन 2, ये है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, ये स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन नहीं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये इस चीज में और कुछ रह गया, हाँ। अगर ना ही इक्वल्स टू का साइन है, ना ही ग्रेटर देन लेस दे रखा है, तो ये क्या है, ये एक हमारी सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक स्टेट एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब अगला आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता क्या है, मान लो मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, कोई x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 8। मेरे पास ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, इक्वल्स टू आ रहा है, वेरिएबल भी है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी हमारी। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ। तो मैं ये सिंपल भाषा में ये कहूंगी कि x के अंदर वो वैल्यू पुट करना जिस वैल्यू के पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो x की जो वैल्यू होगी वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर x की वो वैल्यू पुट करना जिसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो x की वो जो वैल्यू आएगी ना, वो ही वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। जैसे कि अब मान लो मैं x के अंदर 1 पुट करती हूँ, तो 1 प्लस थ्री इज इक्वल टू 4, जो कि 8 के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। x 2 पुट करूँ तो 2 प्लस थ्री इज इक्वल टू 5, जो कि 8 के इक्वल नहीं है। x इज इक्वल टू 3 पुट करूँ, 3 प्लस थ्री 6, जो कि 8 के इक्वल नहीं है। x इज इक्वल टू 4 पुट करूँ, 4 प्लस थ्री 7, जो कि 8 के इक्वल नहीं है। लेकिन मैं अगर x इज इक्वल टू 5 पुट कर देती हूँ, जो कि है 5 प्लस थ्री इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ पे इसने ये है ना, x प्लस थ्री इक्वल टू 8, मैंने x को क्या पुट करा, 5 पुट करा था। अभी मैंने x को 5 लिया है ना, दिख रहा है ना। x को 5 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये जो x इक्वल टू 5 आया है ना, दिस इज कॉल्ड द, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द
इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन है, यानी कि x की वैल्यू जो 5 है ये एक ऐसा वैल्यू है जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो उसको हम यस कर देंगे, जैसे कि हो गया ये यस, सेटिस्फाई कर दिया, बाकी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही तो नो, एक्स इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर दिया नो, एक्स इज इक्वल टू क्यू सेटिस्फाई कर दिया नो, नो एरर, और वो ट्रायल और एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल और एरर मेथड वो होता है जिसके अंदर हम, मान लो मेरे को इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो मुझे इक्वेशन गिवन है, कोई मान लेती हूँ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 आ जाएगा, नहीं 10 नहीं लेते, 15 ले लेते हैं, 15, ठीक है, ये सही रहेगा। मेरे पास इक्वेशन गिवन है, वो कह रहा है कि ये बताओ इस इक्वेशन का सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि वही हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूँ, टेबल बना लेती हूँ जहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखूंगी, 2x प्लस 5 लिखूंगी, और ये देखूंगी कि इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है। इक्वेशन इज, एक सेकंड स्पेलिंग, हाँ सही है, इक्वेशन सेटिस्फाइड ये है या नहीं, यानी कि यस और नो। शुरू करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी मैंने, मान लो, तो वही 1 इसके अंदर रखा, 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना हुआ, तो 7, 7 15 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर। सेकंड है, मैं वो x को 2 रखा, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9, जो कि 15 के इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगला है 3, मैं 3 पुट करा, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 5 11, जो कि 15 के इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। फोर्थ, उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू 4 पुट करी, 2 इंटू 4 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13 इज नॉट इक्वल टू 15, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगला मैंने 5 लिखी, ठीक है, तो 2 इंटू 5 जो कि है 10, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू 15 है, यानी कि यस। तो x इज इक्वल टू 5 पुट करने पे हमारा आंसर 15 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये ट्रायल और एरर मेथड होता है कि x की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू तब तक पुट करते जाना जब तक हमें उस वैल्यू का सोल्यूशन, उस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिल जाता। तो उस मेथड को हमारे पास ना, ठीक है, ये तो ट्रायल और एरर मेथड हो गया। हमारे पास ना कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें वैल्यूज दे रखी है, हमें उसके बेसिस पे बताना है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि मैं एक दो ले लेती हूँ, एक सेकंड होल्ड करना है। ओके, ये हमें कुछ एक टेबल दी गई है, ये वाली नीचे वाली, कि उसमें क्या है कि हमने इक्वेशंस दी हुई है और उस इक्वेशंस में जो वेरिएबल यूज है उनकी वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछा है कि वो जो वैल्यू है, कि वो जो वैल्यू है, जो हम वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, कि उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले x प्लस 10 इक्वल टू 30 दे रहा है, तो उसने कहा है कि x को 10 पुट करो। अगर मैं x को 10 पुट करूंगी, 10 प्लस 10 20, 20 30 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो। उसके बाद है x को 20 पुट करो, तो 20 प्लस 10 30, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। फिर उसके बाद कह रहा है p माइनस 3 7 है, p को 4 पुट करके देखो, तो 4 माइनस 3 तो 1 है, तो 1 7 के इक्वल नहीं है, तो नो। उसके बाद कह रहा है कि p माइनस 3 7 है, इस बार p को 10 पुट करके देखो, तो p को 10 पुट किया, 10 माइनस 3 जो कि 7 है, यस, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब है, कह रहा है n को 7 पुट करो, तो 3 इंटू 7 21, सेटिस्फाई कर रही है। अब कह रहा है कि n को 6 पुट करके देखो, 6 किया तो 18, 18 तो 21 के इक्वल नहीं है, तो नो। उसके बाद है t बाय 5 4, तो t को कह रहा है 30 पुट करो, 30 पुट करूं तो 5 से डिवाइड करूंगी 6, 6 4 के इक्वल नहीं है, तो नो। अगला वही t बाय 5 इक्वल टू 4, कह रहा है t को 20 पुट करो, मैंने t को 20 पुट करा, 5 से डिवाइड करा 4 आ गया, तो यस, सॉरी। उसके बाद अगला है 12 प्लस 3 इक्वल टू 7, वो कह रहा है कि l को 5 पुट करो, तो मैंने l को 5 पुट करा, 5 प्लस 2 कितना हुआ 10, 10 प्लस 3 13, जो कि 7 के इक्वल नहीं है, तो नो। उसके बाद मैंने l को 1 पुट करा, ठीक है,
एल को 1 पुट करूंगी तो 2 इंटू 1 1, 2 और 1 3 कितना हुआ 5, 7 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि नो। उसके बाद वो कह रहा है एल को 2 पुट करो, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 के इक्वल है, यानी कि यस। तो ये है, इस तरह से हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिलता है। ठीक, तो हमने इसमें देखा इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करता है, ये भी देख लिया, जो कि हमने यहाँ पे ट्रायल और एरर मेथड से किया था। लेकिन हमें एक सिस्टमैटिक वे चाहिए जिसके बिहाफ पर हमें ये टेबल ना बनानी, पर हम डायरेक्ट अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सके और उसका सोल्यूशन देख सके। तो वो आपकी आगे जो क्लासेस है उसमें पता चलेगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं आंसर करती हूँ। ओके, बाय बाय।